नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का एक नया पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है देहात और शहर, और इसके रचनाकार है अभिषेक पांडेय। इस पाठ में हम देखने वाले हैं कि देहात और शहर मानो भाई भाई है और इनका अपना क्या दुख है, वो किन किन परेशानियों से लड़ रहे हैं और इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए क्या हल निकाला जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसा मान लो कि देहात का बड़ा भाई शहर है। देहात और शहर के बीच भाई का भी और मित्र का भी ऐसा अनोखा प्रेमपूर्ण रिश्ता है, और दोनों ने एक दूसरे को पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी समस्याएं एक दूसरे को बताई है। तो चलो बच्चों, पाठ के लिए आरंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, देहात ने अपने मित्र शहर को पत्र लिखा है। वो कहता है, प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। तो हमेशा की तरह एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों, कि जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है हरी स्याही से, उनके अर्थ मैं स्पष्टीकरण देते हुए आपको बतला दिया करूँगा। देहात लिखता है, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर यानी टेलीफोन पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। तो देखिए बच्चों, पत्र लिखने के पहले कल शहर का देहात भाई को फ़ोन आया था और टेलीफोन पर उनकी कुछ बातें हुई थी, लेकिन देहात को ऐसा लगा कि सारी की सारी बातें टेलीफोन पर नहीं हो सकती और इसीलिए चलो पत्र ही लिखते हैं। और इसीलिए वो कहता है कि कल जो हमारी बातें हुई और तुमने मेरे सुख दुख के बारे में जो पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा और इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ। आगे वो कहता है कि मेरे दुखों के बारे में मैं क्या बताऊँ, कैसे अपना दुखड़ा रोऊँ। मेरे मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे परेशान करती है, लेकिन बार बार दुख की बातें बताकर तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने गांव में घटित कुछ अच्छी घटनाओं के बारे में बताता हूं और मेरे अनुभव मैं तुमसे बांटता हूं कि आजकल हमारे यहाँ डिजिटल क्रांति हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे व्यवहार ऐसे हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। कई सारे लोगों के पास मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप ऐसी चीज़ें आ गई है, और मोबाइल जो है वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है, क्योंकि उसके माध्यम से हमेशा नई नई सूचनाएं या सरकार जो नई नई परियोजनाएं लाती है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ख़ास तौर पर स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, अर्थात अगर गांव में सफाई रहेगी, स्वच्छता रहेगी तो गांव भी स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो ये जो सरकार की योजना है वो भी हमारे गाँव तक पहुँच गई है, और गांव वाले जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य अर्थात अपना आरोग्य, रोजगार और खेती से संबंधित जो नए नए औजार होते हैं या जिसके माध्यम से आधुनिक खेती की जा सकती है, तो उसकी भी नई नई पद्धतियां वो जानने लगे हैं। उसी तरह घर घर में शौचालय जैसी सुविधा हमारे यहाँ जो आ गई है उसके प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। उनके अंदर एक सतर्कता आ गई है। लोग ये समझने लगे हैं कि बाहर जाकर खुले परिसर में शौच करना ये कई सारी बीमारियों को निमंत्रण देने जैसा है। इसलिए सरकारी योजना ये जो है घर घर शौचालय, तो ये भी हमारे यहाँ बनने लगे हैं। ये सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी कुछ परेशानियाँ भी है। वो आगे लिखता है, हालांकि कुछ परेशानियाँ अब भी वही के वही है। जैसे पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। बच्चों, आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर दुर्गम इलाके में रहने वाले लोगों को पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। दूर कहीं जाकर उन्हें पानी लाना पड़ता है, और पानी का जो महत्व है वो तो आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है।
मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव में बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। देहात हो या शहर, शिक्षा पाने के लिए कॉलेज, स्कूल ये सुविधाएं होना आवश्यक है। लेकिन गांव ये कहता है कि हमारे यहाँ विद्यालय तो है, लेकिन वहाँ पर जो जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। जैसे प्रशस्त क्रीड़ांगन नहीं है, विद्यालय में हो सकता है कि शौचालय की सुविधा ना हो, पीने की समस्या जो है वो भी वहाँ पर बनी हुई है। और रही महाविद्यालय की बात, तो वो गांव से काफ़ी दूर है। वहाँ जाने में विद्यार्थियों को काफ़ी तकलीफ़ का सामना उठाना पड़ता है। और शहर की अगर बात करें तो गांव को ऐसा लगता है कि शहर में अत्याधुनिक और बहुत सारी अच्छी सुविधाएं आ गई है, विकसित तकनीक है, यानी शहर के विद्यार्थी आसानी से शिक्षा पा सकते हैं। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, अर्थात तुम्हारा तेज गति से विकास हो रहा है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, यातायात यानी आवागमन के आने जाने के साधन, जिसमें टैक्सी है, कार है, बसें है आदि, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। यानी शहर में ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो गांव में नहीं है। जैसे आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे गांव में यातायात के साधन नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छी सड़कें भी नहीं होती है। लेकिन शहर में बड़े बड़े शॉपिंग यानी ख़रीदारी करने के मॉल होते हैं। और सबसे दिलासा देने वाली बात कि वहाँ पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। और गांव में आजकल हम देखते हैं कि कई बार लोड शेडिंग होती है और इसलिए कई बार बिजली गुम हो जाती है, आती है चली जाती है। लेकिन शहरों में ये सब चीज़ें होने के कारण शहर की शोभा में मानो ये चीज़ें चार चांद लगा देती है, अर्थात शहर की शोभा या रौनक वो बढ़ा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। यानी एक दौर देहातों ने ये भी देखा है कि तब गांव में बहुत ही खुशियाँ थी, खुशहाली थी, सारे लोग सुखी थे। और उसका कारण था चारों तरफ हरियाली और बहुत सारे पेड़ पौधे थे। अब इनकी मात्रा कम हो गई है, इसलिए गांव जो है वो उदास हो गया है। वो कहता है मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। तो पत्र के माध्यम से देहात शहर को बताना चाहता है कि मेरे यहाँ कई सारी चीज़ों की असुविधाएं हैं। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। बहुत सारे युवक पढ़े लिखे तो है, लेकिन उनको कोई काम नहीं है। कई जगह पर आपसी झगड़े होते हैं, गुटबाजी होती है। धर्म या पंथ के नाम पर कभी कभी अलग अलग लोगों के गुट बन जाते हैं, और जिसके कारण गांव में या देहातों में अशांति फैली हुई है। और मैं इन सभी परेशानियों का सामना कर रहा हूँ। दूसरा मुद्दा उसने ये बताया कि यहाँ पर अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है, जो परिवार कल्याण का महत्व नहीं जान पाते हैं। अपना परिवार छोटा रखना चाहिए, इस बात को वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। और जिसका परिणाम ये होता है कि जनसंख्या अर्थात आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, और जितनी आबादी है उतने हाथों को काम नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारा मित्र देहात। जैसे कोई दुखी मित्र अपने मित्र को पत्र लिखकर अपना गम, अपना दुख बांटता है, उसे बताता है और सहयोग की उम्मीद रखता है, उसी प्रकार यहाँ पर देहात ने अपने मित्र शहर को पत्र लिखकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। कि देहात में रहने वाले लोगों को लगता है, युवकों को लगता है कि शहर में बहुत काम है, वहाँ पर काम मिलेगा। रोजगार ढूंढने के लिए वो शहर की ओर जाते हैं, और यहाँ पर खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते, फिर मजदूरों को ढूंढना पड़ता है। ज़्यादा मजदूरी देकर भी मजदूर नहीं मिलते। देहात में रहने वाले लोगों को शहर की चमक दमक का आकर्षण है।
और इससे आकर्षित होकर वो अपने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। देहात यहाँ पर लिखता है कि हमारे यहाँ आरोग्य की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। तरह तरह की बीमारियाँ तो है, इन बीमारियों को दूर करने के लिए अच्छे सुसज्ज सभी सुविधाओं से युक्त ऐसे अस्पताल नहीं है। और कई बार तो ये होता है कि ठीक समय पर दवा न मिलने से कई रोगियों की जान तक चली जाती है। और इसीलिए देहात भाई को लगता है कि मेरा परिवार जो है वो टूट रहा है, बिखर रहा है, तो इसका निवारण मैं कैसे करूं? ये देहात ने शहर से पूछा है। शहर को देहात का पत्र मिलने के बाद शहर ने भी उसे पत्र लिखा है और वो तारीख है 15 अगस्त 2017, यानी आज़ादी का दिन है। वो लिखता है, प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। शहर देहात का ढाढ़स बनाते हुए लिखता है कि मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। तुम्हें आशावादी बन के रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे यहाँ भी धीरे धीरे प्रगति हो रही है। कुछ तो इंतज़ार करना पड़ेगा। परिवर्तन, बदलाव, ये तो संसार का नियम है भाई, और तुम्हारी स्थिति भी बदलेगी। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। धीरे धीरे हालात बदलते रहते हैं, बुराइयाँ अच्छाइयाँ में बदल जाती है। तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। बागों में बाहर लाने के लिए, फूल फल खिलवाने के लिए कोई माली अगर लाख चाहे कोशिश करे, बहुत सारा खाद डाले, बहुत सारा पानी डाले, लेकिन वो कुछ ही दिनों में ये सब कुछ हासिल नहीं कर सकता। उसे तो निश्चित और एक उपयुक्त मौसम का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। जब ऋतु आएगी तो फल फूल सब आएंगे। उसी तरह तुम्हें भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेज़ी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा होना यानी योग्य व्यक्ति के आसपास भी बहुत सारी अयोग्यताएं होती है। तुम अगर ऐसा समझ रहे हो देहात भाई कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारे यहाँ के जो जितने सारे लोग यहाँ पर आते हैं उन सबको थोड़ी काम मिल जाता है, या फिर वो यहाँ पर आकर बिल्कुल सुखी थोड़ी बन जाते हैं। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। कहने को तो मैं निश्चित रूप से बड़ा शहर हूँ, लेकिन मेरे यहाँ भी बहुत सारी गंदी और ख़राब बस्तियाँ हैं और बहुत सारे लोग असुविधा यहाँ पर महसूस करते हैं। उनके बारे में जब मैं तुम्हें बताऊँगा, तुम और ज़्यादा दुखी और बेचैन हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की तुम बात कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं, क्योंकि हर ग्रामीण आदमी अगर ऐसा सोचेगा कि शहर जाने के बाद मुझे काम धंधा मिल जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरा व्यवसाय शुरू हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारे यहाँ के लोग जब यहाँ आने लगे हैं तो यहाँ भीड़ की समस्या पैदा हो गई है और इस भीड़ से मैं घबरा उठा हूँ। कई बार तो मेरे यहाँ आए हुए लोगों को पछताना पड़ता है। कभी कभी तो मैंने ये सुना है कि हमारा गाँव ही अच्छा था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आगे शहर समझाता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। अरे भाई, जितना परिवार हमारा बड़ा होगा उस घर में उतना ही ज़्यादा दुख होगा, परेशानियाँ होगी। कमाने वाला अगर एक होगा तो उसमें रहने वाले बहुत सारे लोग कैसे खा पाएंगे, अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर पाएंगे वो लोग। बरसों से हम सुनते आ रहे हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर घर में सीमित लोग हैं तो उनकी सारी ज़रूरतें अपने आप पूरी होगी। घर में रहने वाले बच्चों की लिखने पढ़ने की समस्या वो नहीं रहेगी, खाने पीने की समस्या नहीं रहेगी। जितनी आमदनी होगी उस आमदनी में सबका उदर निर्वाह अच्छी तरह से चलेगा। ये बात लोग क्यों नहीं समझते? तुम उन्हें बुराइयों से दूर रहकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। ये तुम्हारा काम है देहात भाई कि इन बुराइयों से उन्हें दूर रखो
और जो व्यावसायिक कौशल होता है, व्यावसायिक निपुणता जो होती है या कंप्यूटर से संबंधित जो ज्ञान होता है, वो उन्हें हासिल करने के लिए तुम प्रेरित करो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। बच्चों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक्य है। अर्थात खेलों का सही मायने में विकास जो होता है वो ग्रामीण भागों में ही होता है। उसका कारण बताते हुए शहर आगे लिखता है कि दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ की बच्चों की रग रग में रचा बसा है। उनके खून में, उनके नस नस में ये गुण समाये हुए होते हैं। क्योंकि किसी भी खेल में निपुण होने के लिए पोषक वातावरण जो चाहिए वो गांव में ज़्यादा होता है। खुली हवा, खुला वातावरण, बड़े बड़े मैदान, और इसीलिए दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना ये वहाँ के बच्चों के लिए बाएं हाथ का खेल होता है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही है कि जो तरह तरह के ओलंपिक खेल होते हैं या खेल संबंधित जो प्रतियोगिताएं होती है, इन प्रतियोगिताओं में ग्रामीण भागों से आए हुए कई खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया है, अपनी कला दिखाई है। ऐसे कई सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो गांव में जन्मे हैं, गांव में पले बड़े हैं, लेकिन उन्होंने शहर में होने वाली बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपने गांव का, अपने देश का नाम उज्जवल किया है। और इससे हमारा देश और ज़्यादा प्रगति करता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। ऐसा मान लीजिए बच्चों कि शहर और गांव ये दोनों की जो बीमारियां हैं, मैं शारीरिक बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। बीमारियां अर्थात ये जो समस्याएं हैं, उनका मूल कारण जो है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या, शिक्षा के प्रति लगाव न होना यानी अशिक्षा, और गरीबी अर्थात निर्धनता। ये बीमारियां अगर चली गई तो शहर भी सुखी और गांव भी सुखी। शहर देहात को बता रहा है, वो कहता है मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। गांव के युवकों के मन में जो भ्रम है वो तुम दूर करो। उनका ये आत्मविश्वास बढ़ाओ कि हमारे गांव में भी रोजगार पैदा हो सकता है। हमारे गांव में तुम्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एक दूसरे का सहयोग लेकर सहकारी संस्थाओं का निर्माण करते हुए गांव का विकास किया जा सकता है। जैसे छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। शहर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। ये खेती पर आधारित भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग शुरू किए जा सकते हैं, जिसमें फलों का उत्पादन लेना या औषधीय वनस्पतियों की खेती करना, पशुओं को पालना। ये व्यवसाय अगर युवक करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें रोजगार मिलेगा और शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों के चिल्लम्पो यानी शोर, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता, सरलता से हो जाते हैं। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि देहातों में प्रदूषण रहित वातावरण होता है। शहर में रहने वाले बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि शहर में कितना सारा प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। शहर में ना तो खुला परिसर होता है और धुएं की भरमार होती है, कितने वाहनों का शोर होता है और हरे भरे पेड़ों की संख्या भी कम होती है। लेकिन इसके विपरीत गांव का अच्छा वातावरण होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है और न ही वाहनों का शोर होता है। और रात के समय शहरों में तो इतनी रोशनी की जगमगाहट होती है कि चांदनी रात का मज़ा हम नहीं ले सकते, शहरवासी नहीं ले सकते। लेकिन देहात में ऐसा नहीं होता है। अगर आसमान तारों से भरा हुआ है तो उसका भी दर्शन लिया जा सकता है, उसका भी आनंद उठाया जा सकता है। और सवेरा होने के बाद सूरज के दर्शन भी हम बहुत ही सरलता के साथ ले सकते हैं। और ये आनंद शहर में रहने वाले लोग नहीं ले सकते, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें वहाँ पर होती है, तो सूरज का दर्शन भी कई लोगों के नसीब में बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए शहर कहता है हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं।
ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शहरों में कौन से जंगल है? तो कंक्रीट के जंगल है, बड़ी बड़ी इमारतों के जंगल है। 10-20 साल पहले जहाँ पर बड़े बड़े मैदान थे, खुला परिसर था, खुली जगह थी, आज वहाँ पर निर्माण कार्य हो चुका है। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। खुला आसमान तो है, लेकिन उसके खुलेपन का मज़ा लोग नहीं ले सकते और ना ही उन्हें बड़ा मैदान नसीब होता है। ये बातें शहरवासियों के लिए बड़ी ही अनमोल है, लेकिन अफसोस कि ये उनके लिए दुर्लभ है, अप्राप्य है। ये तुम मेरा दुख समझ नहीं सकोगे मित्र। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले, कि तालुका और वहाँ का जो क्षेत्र है उसका चौतरफा विकास करने के लिए उनका अगर सहयोग मिले तो बहुत ही अच्छी बात होगी, देहातों का विकास होगा। आगे शहर लिखता है, तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में ये हम सबकी व्यथा, हमारा दर्द कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है, यानी उन पर ही हमारी उम्मीदें टिकी हुई है। लेकिन ये मुमकिन कब होगा, ये संभव कब होगा? जब गांव में विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उचित रूप से दिशा दिखाई जाए, उनका मार्गदर्शन किया जाए, तो भविष्य में तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का दुख इससे कम हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। मैंने जो बातें एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें बताई है, एक मित्र के नाते तुम्हें बताई है, तुम उन पर अमल करो। गांव के बच्चों पर ध्यान दो, वही हमारे आधार स्तंभ है, देश के आधार स्तंभ है तुम्हारा अपना शहर। इस पाठ से हमें ये सबक मिलता है विद्यार्थी मित्रों कि गांव के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, गुटबाजी वगैरह नहीं करनी चाहिए, पर्यावरण की तरफ ध्यान देना चाहिए, कई प्रकार के छोटे छोटे उद्योग व्यवसाय शुरू करने चाहिए सहकारिता के बलबूते पर, जिससे कि लोगों को शहर जाकर काम ढूंढने की नौबत नहीं आएगी। गांव का विकास होगा। गांव में अत्याधुनिक खेती अगर होगी तो गांव के युवक खेती में ही अपना भविष्य सुधार सकते हैं, और जनप्रतिनिधियों का अगर मार्गदर्शन और सहयोग लिया जाए तो गाँव का भी विकास होने में देर नहीं लगेगी, ऐसा शहर को लगता है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो, ये पाठ आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूँगा कि यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।